सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑटोमोबाइल। तो यार क्लास 10th का भी मैंने लेक्चर ऑलरेडी बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने क्लास 9th में ऑटोमोटिव लिया है एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट तो टेंशन मत लेना, क्लास 10th के भी सारे लेक्चर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है। साथ ही साथ सैंपल पेपर भी मैंने करा दिया। पिछले साल काफी सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बता रहे थे, जब मैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पढ़ा रहा था क्लास 10th का, तो उस पर काफी सारे बच्चे मुझे ऑटोमोबाइल के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो मैंने पिछले साल ऑटोमोबाइल के लिए भी क्लास 10th के लिए सारे लेक्चर एंड सैंपल पेपर वगैरह करा दिया था। तो यार 9th क्लास का बच गया था, तो अगर मैंने 10th का कराया है तो 9th के लिए कैसे छोड़ दिया जाए। तो मैंने प्लान किया क्यों ना धीरे धीरे करके क्लास 9th के जो 5 यूनिट है ऑटोमोटिव 404 लेवल 1 का, उसको भी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया जाए, ताकि क्योंकि अगर आप 9th में ये सब्जेक्ट ले रहे हो ना तो 10th में भी यही लोगे, तो 10th पे भी आपको मेरे चैनल पे ही रहना है, ताकि वहां से भी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। ठीक है, तो लेट नहीं करते हैं, चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, हमारी एक वेबसाइट है shop.edugrown.in, जहां पे आप लोगों को काफी सारे कंटेंट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा साइंस वगैरह बहुत ही चीप रेट में यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है। तो आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक वगैरह मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल्स के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ऑटोमोबाइल क्या होता है, सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन में यही है कि ऑटोमोबाइल होता क्या है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑटोमोबाइल क्या होता है, मीनिंग ऑफ एन ऑटोमोबाइल कैन बी ऑटो कार और अ मोटर कार और अ कार, इसी को ऑटोमोबाइल कहते हैं। ठीक है, इट इज अ व्हील्ड मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और पैसेंजर विच आल्सो कैरीज इट्स ऑन इंजन और मोटर। ठीक है, मतलब ऑटोमोबाइल को ऐसा बोल सकते हैं, ये ऐसा मोबाइल मतलब क्या, जो मूव होने वाली चीज है, मूव होने वाला कोई डिवाइस। तो डिवाइस नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा ही डिवाइस इतना बड़ा नहीं होता। तो ऐसा मशीन जो कि क्या करे, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करे, उसी को हम लोग ऑटोमोबाइल कहते हैं। गुड्स भी हो सकता है, ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं। अब ऑटोमोबाइल भी वेराइटीज ऑफ टाइप के होते हैं, लाइक पर्सनल होता है, कमर्शियल बेसिस पे होता है, हैवी लोड्स होते हैं। ये सब चीजें आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लियर हो गया ऑटोमोबाइल का मतलब क्या होता है। ऐसी कोई भी मशीन्स जैसे कि ऑटो कार हो गया, मोटर कार हो गया, या नॉर्मल हमारी कार्स वगैरह हो गई, जो कि क्या करता है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, उसी को हम लोग ऑटोमोबाइल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन नंबर 1। ठीक है, दैट इज इन्वेंशन ऑफ व्हील, चक्का। कार के जो व्हील है ना, कार के व्हील का इन्वेंशन किस तरीके से हुआ है, इसके बारे में जरा हमारा डिस्कस करते हैं। टोटल 5 सेशन है इस चैप्टर में। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, हिस्ट्री है, ऑटोमोबाइल कैसे आया मार्केट में, क्या क्या कहानी थी पहले, जैसे कि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कि व्हील कैसे इन्वेंट हुआ। क्योंकि जब व्हील इन्वेंट हुआ ना, उसके बाद ही फिर मोटर इन्वेंट हुए, उसके बाद फिर ऑटोमोबाइल वगैरह इन्वेंट हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमको चैप्टर में यही है कि हाउ फ्रॉम वेयर द इन्वेंशन ऑफ व्हील विल बी अकर्स। तो यही से हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर को। टोटल 5 सेशन है, थोड़ा वीडियो लेंथी होगा, बट बने रहिएगा, सारे कॉन्सेप्ट वगैरह आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द व्हील इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिकल इन्वेंशन ऑफ ऑल टाइम। भाई सही बात है। आज देखो ना, आज दुनिया में जितनी मूव होने वाली चीज है, उन सबका जो व्हील, उन सब में जो इक्विपमेंट लगे हैं वो सर्कुलर है, व्हील की तरह है। अब आप कहोगे कि सर बहुत सारी ऐसे मशीन्स होते हैं जिसमें व्हील नहीं होता है, जैसे सर वो जो टैंक वगैरह होता है उसमें कहां व्हील होता है, टैंक में ध्यान से देखो उसमें भी होता है। बहुत सारे मशीन के अगर व्हील जो है मूव करने में अगर हेल्प नहीं कर रहा, तो उसके इंजन के अंदर जो गियर्स वगैरह लगे हैं ना, वो भी तो व्हील का ही प्रिंसिपल है। तो मतलब हर मशीनरी पार्ट में जहां भी मोशन है ना, वहां पे व्हील नहीं तो व्हील जैसा दिखने वाला गियर्स वगैरह होते ही होते हैं। ठीक है, तो द व्हील हैज बीन यूज्ड बाय मैन सिंस द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुए थे तब से ही माना जाता है कि व्हील का इन्वेंट हो चुका था, उस टाइम से लोग व्हील का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें 4500 बीसी की बात करें तो इन्वेंशन ऑफ द पॉटर व्हील का इन्वेंट किया गया था। ठीक है, उसके बाद 4500 से लेकर 3300 बीसी की बात किया जाए। ठीक है, तो इसमें ना अर्लीस्ट व्हील्ड व्हीकल में वगैरह में डिजाइन किया गया था चैल्कोलिथिक एज। वो एज कहा जाता है बेटा, वो ह्यूमन बीइंग का, सिविलाइजेशन का वो एज है जहां पे ना हम कॉपर का यूज करना सीख गए थे। ठीक है,
कॉपर का यूज करना हम लोग सीखे। कॉपर की हेल्प से हम ना कॉपर की हेल्प से जो भी मशीनरी पार्ट्स वगैरह टूल्स वगैरह बनाना सीख गए थे। कॉपर की हेल्प से हम लोग व्हील बनाना यहाँ पे सीखे थे। तो देखा जाए तो 4500 बीसी के आसपास ना हम इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट पॉटर व्हील का हमने इन्वेंट किया था, वो भी चैलोक्लिथिक एज में, ठीक है। फिर 4500 से 3300 बीसी के बात करें तो अर्लीस्ट व्हील्ड व्हीकल का जब सबसे पहले व्हीकल्स में यूज करने के लिए जो व्हील होता है ना उसकी इन्वेंट हो गई थी। फिर 3300 से लेकर 2200 के बीच में ब्रॉन्ज एज आया, उस टाइम पे ब्रॉन्ज की हेल्प से व्हील्स बनाई जा रही थी। फिर 2200 से लेकर 1500 बीसी के आसपास मिडिल ब्रॉन्ज एज आया, जहां पे स्पोक व्हील या कहा चैरियट व्हील वगैरह की इस्तेमाल किया जा रहा था। स्पोक व्हील क्या होता है, व्हील के अंदर में इस तरीके से स्पोक्स लगे होते हैं। इन व्हील्स का इस टाइम तक इन्वेंशन हो चुका था। तो ये एक आपको टाइमलाइन दिखा दिया जहां पे किस टाइम पे क्या क्या आया था, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वेंशन ऑफ व्हील किस तरीके से इन्वेंट हुआ था। तो सिंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द व्हील हैज बीन बेसिक एलिमेंट ऑफ नियरली एवरी मशीन कंस्ट्रक्टेड बाय द मैनकाइंड, ठीक है। तो जैसे ही हमारे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हर तरफ, चाहे हम टेक्सटाइल की बात किया रहे, हिस्ट्री पढ़ा होगा ना, टेक्सटाइल रिवोल्यूशन की बात किया जाए, चाहे जो भी टेक्सटाइल में भी तो व्हील्स वगैरह, चरखा वगैरह, गांधी जी का चरखा है ना, उसी से तो इन्वेंट करके बड़े बड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कपड़े वगैरह बनना चालू हुए। वहां भी तो इस तरीके से व्हील्स वगैरह का यूज किया गया था। तो जब से हमारे मैनकाइंड में कहा जाए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखने को मिला, मतलब उसके सारे के सारे मशीन में ना कहीं व्हील का इस्तेमाल देखा गया था। व्हाइल द एग्जैक्ट टाइम एंड प्लेस ऑफ इन्वेंशन ऑफ व्हील हैज बीन डिस्प्यूटेड बट इट बिगिनिंग कैन बी सीन अक्रॉस एशियन सिविलाइजेशन। अब कह रहा है कि एग्जैक्ट टाइम और पीरियड की बात करें तो एग्जैक्ट टाइम और पीरियड के बारे में आज भी लोग क्या विवाद रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में पहली बार इसको देखा गया था, कुछ लोग कहते हैं कि उससे पहले जो सिविलाइजेशन था है ना, आयरन एज, उससे पहले कॉपर एज, उन सब चीजों में देखा गया था। बट मतलब ठीक है, कब देखा गया था वो मैटर नहीं करता, बट जब हम माना जाता है कि जो एशियन सिविलाइजेशन थी, हमारे जो पूर्वज लोग थे ना, उन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो, पत्थर का बनाया या फिर वुड का बना, अभी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। Now history tell us that wheel was most likely invented in Mesopotamia, modern day Iraq। इराक में जो मेसोपोटामिया वाला एरिया था, अराउंड 3500 बीसी के आसपास इसकी खोज की गई थी। हमारी हिस्ट्री में हमारे जो पुराने जो पुरातत्व वाले जो लोग होते हैं, जो हिस्टोरियंस वगैरह चीजों को फाइंड आउट करते हैं ना, उनको ऐसी कुछ मिली थी चीजें मेसोपोटामिया वाले रीजन में, इराक का जो रीजन है कहा जाए वहां पे, तो बताया जाता है वहां से कार्बन डेटिंग वगैरह किया गया, तो पता चला कि भाई वहां पे कुछ व्हील्स के टुकड़े वगैरह मिले थे पत्थर के, है ना। तो वहां से कार्बन डेटिंग वगैरह किया गया, तो पता चला कि लगभग 3500 बीसी पुराना था वो। तो लोग मान लेते हैं कि हाँ भाई व्हील की खोज यहीं से हुआ था, क्योंकि उससे पहले का ना मतलब चीजें जानकारी नहीं है, उससे पहले का कोई ऐसा खोज मिला नहीं, इसलिए हम मैनकाइंड में ना इसी को मानते हैं कि यही टाइम था जब व्हील की खोज हुई थी, ठीक है। दिस मींस दैट व्हील इज अबाउट 5500 ईयर ओल्ड। अगर आज से जोड़ोगे तो आज से 5500 ईयर पहले व्हील की खोज कर दी गई थी, ठीक है। नाउ द फर्स्ट यूज ऑफ व्हील फॉर ट्रांसपोर्टेशन वाज इन मेसोपोटामिया चैरियट इन 3200 बीसी। 3200 बीसी के आसपास चैरियट्स वगैरह में इसका काफी ज्यादा यूज देखा गया। चैरियट्स क्या होते हैं, देखो हमारे जो हिस्ट्री है, चाहे हम सनातन कल्चर की बात करें या जो भी उस टाइम पे एशियन कल्चर्स वगैरह चलती थी, आज भी पत्थर पे, शिलाओं पे ना इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जहां पे देखने को मिलता है इस तरीके से चैरियट है, मतलब वही घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं ना, जिसमें पीछे एक चैरियट होता है, उसमें लोग बैठते हैं और फिर आगे घोड़ा चलता है, ठीक है। तो इस चैरियट में इस व्हील का वगैरह देखा गया था, ठीक है। There are many reference to wheel chariot in Indian mythology। हमारे इंडियन मिथोलॉजी में भी ये जो व्हील चैरियट है ना, इनका काफी ज्यादा जिक्र किया गया है, देखा गया है। जैसे कि हम बात करें तो हमारा महाभारत एरिया, जो महाभारत जो हुआ था उस टाइम भी हमने काफी ऐसी बुक्स में या ऐसे एशियंट जो स्टोन्स वगैरह उसमें काफी सारे प्रिंटेड फॉर्म में हमने ऑलरेडी दे रखा है। आपके सामने भी एक पेंटिंग हमने लगा रखा है, जहां पे आप देख सकते हो कृष्ण जी जो है वो क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे घोड़े को बढ़ा रहे हैं। और सवारी कौन है यहाँ पे, आपको अर्जुन जो थे, अर्जुन के सारथी बने हुए थे, अर्जुन के सारथी बने हुए थे। और वो किस पे अर्जुन बैठे हुए थे, उसी चैरियट पे जिसको कृष्ण भगवान क्या कर रहे थे, उसको ड्राइव कर रहे थे। तो हमारे इंडियन मिथोलॉजी में भी काफी ज्यादा व्हील का यूज देखा गया है। और इन
द फॉर्म ऑफ चैरियट। ठीक है, आगे चलते हैं। इजिप्टियन भी इसका यूज काफी करते थे। इजिप्टियन स्टार्टेड यूजिंग व्हील विथ स्पोक्स। ध्यान रखिएगा, इजिप्टियंस थे जिन्होंने पहली बार जो व्हील था उसको एज ए स्पोक यूज किया गया था। वैसे तो अगर महाभारत काल की बात करोगे तो डायग्राम में ही देख सकते हो, वहां भी स्पोक टाइप का यूज ऑलरेडी कर रखा गया है। बट ठीक है, महाभारत काल को आज भी कई लोग उसको मानते नहीं है, बट हो गया। इजिप्टियन एरिया मान सकते हो ना, ये तो 1400 बीसी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2000 बीसी 14000 बीसी की बात है। तो इजिप्ट में भी इसीलिए लिखा गया आपकी बुक में कि इजिप्टियन स्टार्टेड यूजिंग व्हील विथ स्पोक फर्स्ट इन द चैरियट अराउंड 2000 बीसी के आसपास इन्होंने यूज करना चालू कर दिया था। एंड यूज ऑफ व्हील सीम्स टू हैव स्टार्टेड इन यूरोप बाय 1400 बीसी। 1400 बीसी के आसपास यूरोप में इसका यूज स्टार्ट कर दिया गया था। कैसा? स्पोक वाले व्हील्स। ठीक है, व्हील होंगे उसमें इस तरीके से स्पोक्स लगे होंगे, इसको स्पोक व्हील कहा जाता है। तो 1400 बीसी के आसपास इजिप्ट वगैरह यूज किया था। ग्रीक में 1000 बीसी के आसपास ग्रीक वाले लोग भी इसका यूज करना सीख गए थे। ठीक है, नाउ आगे है व्हील एंड इट स्ट्रक्चर्स। जरा देखते हैं कितने टाइप के व्हील होते हैं। तो इट हार्ड टू इमेजिन एनी मैकेनिज्म सिस्टम that would be possible without the wheel or the idea of symmetrical component moving in a circular motion on an axis। मतलब एक इमेजिन करना कि हम एक मशीन बना रहे हैं और उसमें कोई सिमेट्रिकल सर्कुलर बॉडी ना हो जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा हो। आप कोई भी मशीन का नाम लो, हर मशीन के अंदर, हर मूव होने वाले मशीन के अंदर, चाहे अपने मोबाइल की बात करो, चाहे लैपटॉप की बात करो, चाहे एक कूलर की बात करो, चाहे एक पंखे की बात करो, एसी की बात करो, हर एक डिवाइस में जो मूवेबल पार्ट है ना कहीं वो व्हील स्ट्रक्चर में देखा गया है और देखा जाता है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो ऐसी कोई मशीन जिसके अंदर कोई व्हील शेप का मशीन पार्ट ना हो। ठीक है, बात करें फ्रॉम टाइनी वॉच गियर्स टू ऑटोमोबाइल, जेट इंजन्स एंड कंप्यूटर डिस्क एंड प्रिंसिपल इज द सेम। देखो क्या कहना चाह रहा है कि बात किया जाए टाइनी वॉच, जो वॉच के अंदर भी छोटे छोटे जो गियर्स होते हैं ना वो भी व्हील शेप के होते हैं। चाहे ऑटोमोबाइल का व्हील की बात करो, ऑटोमोबाइल का इंजन हो गया, मोटर हो गया, उसमें भी व्हील लगे होते हैं। चाहे आप जेट इंजन की बात करो या हमारे कंप्यूटर का ये डिस्क देख लो ना, ये जो डिस्क है ये भी तो सर्कुलर शेप का ही था। तो हर जगह कहीं ना कहीं जो व्हील है किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी स्ट्रक्चर में क्या है, अवेलेबल है हमारे मशीनरी पार्ट्स में। आगे चलते हैं। अर्ली व्हील वेयर सिंपल वुडन डिस्क विथ अ होल फॉर द एक्सल because of the structure of wood. A horizontal slice of tree trunk is not suitable as it does not have the structural strength to support weight without collapsing. Rounded piece of longitudinal board are required. ठीक है, शुरू में क्या किया गया था कि इस तरीके से लकड़ी को सर्कुलर शेप में इस तरीके से कट कर लेते थे। ठीक है, और इसके ऊपर इस तरीके का बॉक्स रख के उसको रोल करते थे। लेकिन जैसे रोल करते थे, बस एक बार रोल किया, लकड़ी पीछे रह जाती थी, आपका बॉक्स आगे चला गया, फिर उसको नीचे लाके लगाओ, फिर उसको ढकेलो, फिर लगाओ। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इस चीज को इन्वेंट करके क्या किया गया, हमारे जो रोलर था ना, स्लेज था, इसके अंदर इस तरीके से कुछ शेप का एक्सल बनाया गया। ठीक है, इस तरीके से एक्सल सेट किया गया। ठीक है, द एक्सल फिक्स्ड, इसके ऊपर हमारा स्लेज जो है वो फिक्स था। उसके बाद क्या गया, इनको फिर रोलर के नीचे रखा गया और फिर उनको रोटेट किया गया। तो फिर वही दिक्कत हो रही थी, जो दिक्कत यहां पे फेस हो रहा था वही दिक्कत यहां फेस किया गया। फिर यार ये बार बार गिर जा रहा था, बार बार स्लिप हो जा रहा था। तो उसके लिए क्या किया, जहां पे ये जो हमारा एक्सल एरिया था ना, वहां पे इस तरीके से ग्रूव बना दिया गया ताकि वहां पे फंसा रहे। लेकिन फिर आगे ढकेलने में वो थोड़ा सा आगे गया, फिर वो निकल गया, फिर उसको आगे लगाओ, फिर आगे गया, मतलब बार बार चेंज करना पड़ा। फिर यहीं से इन्वेंट हुआ कुछ इस तरीके का व्हील। और फाइनली हमारा जो व्हील है इस तरह ग्रूव वाली व्हील, गड्ढा करके 2 व्हील्स लीजिए, उसमें होल कीजिए, बीच में एक लकड़ी डालिए और उसके ऊपर एक्सल की तरह इस तरीके से बॉक्स फिट करिए। ना ये निकलेगा ना ये कुछ होगा, बस उठाइए और धक्का लगाना चलिए और वो चलता जाएगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं व्हील का इन्वेंट किया गया है। ठीक है, अब देखो कुछ बातें कह रहा है। द स्पोक्ड व्हील वाज इन्वेंटेड मोर रिसेंटली एंड अलाउड द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइटर एंड स्विफ्टर व्हीकल। अब क्या होता था कि भाई अगर सॉलिड व्हील का यूज करते थे, जैसे कि यहां पे है देखो, ये सॉलिड व्हील है। ठीक है, तो आपकी जो व्हीकल होती थी ना, या जो भी गाड़ी या चैरियट वगैरह बहुत भारी हो जाता था, तो उसको हल्का करने के लिए क्या किया गया, लोगों ने क्या किया कि यार क्यों ना हम ग्रूव बना दें। उन्होंने इस तरीके का बीच बीच में कुछ मटेरियल्स हटाकर, है ना, उसमें क्या किया, स्पोक्स बना दिए गए। अब स्पोक बनाने से ये हुआ, मटेरियल व्हील से कम हुआ, यानी अब जो आपकी व्हीकल है वो क्या हुई, थोड़ी हल्की हो गई।
हड़प्पा सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वी फाइंड टॉय कार्ट व्हील। टॉय कार्ट इस तरीके छोटे छोटे टॉयज बनाए गए थे जहां पे जो व्हील्स लगे थे ना वो स्पोक टाइप के व्हील देखे गए थे, ऑफ क्ले विथ स्पोक पेंटेड ऑन रिलीफ एंड द सिंबल ऑफ स्पोक्ड व्हील इन द स्क्रिप्ट ऑफ सील। और जो सील्स वगैरह होते थे जिसका यूज करते थे फॉर सामान खरीदने लेन देन के लिए, उन सील्स में भी इस तरीके का स्पोक व्हील जैसा चीजें देखने को मिला था हड़प्पा सिविलाइजेशन के दौरान। ठीक है, तो वहां से भी कहीं ना कहीं अपने को मिलता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन वाले लोग भी व्हील का यूज जानते थे और उसको एज अ टॉय में और व्हीकल्स वगैरह में यूज करते थे। ठीक है, फिर आता है आगे, द इन्वेंशन ऑफ व्हील हैज आल्सो बीन इंपॉर्टेंट फॉर टेक्नोलॉजी इन जनरल, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द वाटर व्हील। ठीक है, तो जनरल लाइफ में भी हमारे व्हील का बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे कि हम बात करें एक वाटर व्हील, याद करो पुराने जमाने में वाटर व्हील इस तरीके से एनर्जी जनरेट करता था। वाटर है, वाटर गिरता था इस व्हील पे, व्हील घूमता था, व्हील हमारे मोटर से कनेक्ट होता था, अब मोटर से क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी हमारा डेवलप होता था, तो वाटर व्हील वगैरह में इसका यूज करते थे। ठीक है, इसके अलावा और भी कई जगह आज जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, वाटर की जो वेलोसिटी, वाटर की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से क्या होता है, टरबाइन को रोटेट कराते हैं, वो टरबाइन रोटेट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो वही वाला फंडा यहाँ पे कह रहा है। फिर हम बात करते हैं, एक हो गया कॉग व्हील जिसको एंटीकाइथरा मैकेनिज्म भी बोला जाता है। ये ना हम लोग इसको यूज करते थे फॉर कैसे बोला जाए, कंपस की तरह यूज करते, जो शिप यूज करते थे ना, जो शिप वगैरह में ट्रेवल करते थे, है ना, उन लोग इसका एज अ कंपस की तरह यूज करते थे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद स्पिनिंग व्हील भी हो गया, जहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह में यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे क्लॉथ वगैरह बनाने के लिए इस तरीके का व्हील, चरखा, गांधी जी देखो यहाँ बैठे हुए हैं, गांधी जी भी जो चरखे का यूज करते थे वो भी तो स्पोक व्हील जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, उस पर थ्रेड लपेटते हैं, फिर उस थ्रेड से फिर बनाया जाता है क्लॉथ वगैरह, तो देखा गया। उसके बाद फ्लाई व्हील की बात कर रहे हैं या हमारी टरबाइन की बात करें, ये सब में भी तो व्हील ही लगा हुआ है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट है, देयरफॉर वी सी दैट अ व्हील इज अ सर्कुलर कंपोनेंट है। व्हील क्या होता है, तो एक सर्कुलर कंपोनेंट है दैट कैन रोटेट ऑन इट्स सेंटर। ठीक है, एक सेंटर पे फिक्स होता है, हमारा एक सर्कुलर व्हील होता है जो सेंटर पे फिक्स होता है और आसपास इस तरीके से रोटेट करता है। ठीक है, व्हील इन कंजक्शन विथ एक्सल। अब दो व्हील है, मान लो ये फर्स्ट व्हील, ये सेकंड व्हील, ये दोनों व्हील एक कंजक्शन से ऐड होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सल, एक्सल से ऐड होते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर पूरा का पूरा जो गाड़ी का जो वेट है, वेट जो है इसी के ऊपर पड़ता है एक्सल पे, और वो वेट ट्रांसफर हो जाता है व्हील के थ्रू हमारे जमीन पे। ठीक है, तो यही सारी कुछ कहानी यहां पे लिखा हुआ है। डन, आगे चलते हैं। अ व्हील ग्रेटली रिड्यूस फ्रिक्शन by facilitating motion by rolling together with the use of axle। अब क्या होता है ना, देखो व्हील है, व्हील जब भी कोई सर्कुलर चीज है किसी जमीन से सिर्फ एक ही पॉइंट तक टच होती है। अब मान लो जरा कहां पे फ्रिक्शन कम होगा बताओ, मान लो एक ऐसा सरफेस है, तो ये सरफेस का एरिया ज्यादा टच हो रहा है, ज्यादा एरिया अगर जमीन से टच होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, वो भी ज्यादा होगी। लेकिन जो सर्कुलर चीज होती है ना, वो सिर्फ एक पॉइंट से सरफेस को टच करती है, एक छोटा सा पॉइंट से टच, एरिया बहुत कम हो गया तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो भी व्हील वगैरह है ना, वो बहुत कम फ्रिक्शन ऐड करता है रोड पे, जिसकी वजह से भी हम इसका यूज करते हैं। इन ऑर्डर फॉर व्हील टू रोटेट अ मूवमेंट नीड टू बी अप्लाइड टू द व्हील अबाउट इट्स एक्सिस। अगर आप चाहते हो किसी व्हील को रोटेट करना, तो उसके एक्सिस पे क्या होता है, एक आपको फोर्स लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो स्टार्ट होता है रोटेट करना एंड देन व्हील आगे बढ़ने लगता है। डन। आइदर बाय द वे ऑफ ग्रेविटी की हेल्प से, ग्रेविटी भी जो लगता है ना सेंटर पे ही लगता है, ग्रेविटी भी तो सिमेट्रिकल बॉडी के सेंटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या आ रहा है, व्हील वगैरह रोटेट करता है। द व्हील इज अ डिवाइस दैट एनेबल एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अक्रॉस अ सरफेस वेयर देयर इज फोर्स प्रेसिंग द ऑब्जेक्ट टू द सरफेस। मतलब देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट मूवमेंट प्रोवाइड करता है। आप खुद देखो ना, ये चैरियट का वेट इस व्हील पे है, ये व्हील का कितना ज्यादा, इस पूरे के पूरे ये ऊपर का पूरा वेट जो है ना इस व्हील पे ट्रांसफर हो रहा है, और ये व्हील पूरे वेट को कहां पे, सरफेस पे ट्रांसफर कर दे रहा है बहुत ही एफिशिएंट तरीके से, और साथ ही साथ बहुत आसानी से क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट टच करके लो फ्रिक्शन की वजह से रोटेट भी हो पा रहा है, इसीलिए आराम से हमारी गाड़ी वगैरह क्या है, लो फ्रिक्शन में भी चल पाती है। देन आगे चलते हैं। द क्लासिक स्पोक्ड व्हील विथ हब एंड आयरन रिंग वाज इन यूज फ्रॉम अबाउट 500 BC में। आयरन एज जब आया था यूरोप में,
तब इसका बहुत ज्यादा यूज देखने को मिला था। 20th सेंचुरी एडी के आसपास वी कैन सी द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हील हम लोगों को समझ आया वेरियस प्लेसेस में, क्योंकि हम लोग उसका यूज करना चालू कर चुके थे। अगर नेशनल फ्लैग, अपन इंडियन नेशनल फ्लैग की बात करें तो यहां भी जो आपको दिख रहा है ये भी हमारा क्या है, एक व्हील ही दिखता है, ठीक है, कंटेनर सर्किल लाइक अ व्हील। व्हील इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डेली लाइफ। सम ऑफ इंपॉर्टेंट ड्रॉइंग ऑफ व्हील आर गिवन हियर। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये कार में हमारा ये भी व्हील लगा हुआ है। चैरियट वगैरह जो आते थे पुराने जमाने के, ठीक है, या मोटर कार वगैरह पुराने जमाने वाले, उनमें भी हमें व्हील्स अलग अलग शेप के दिखते ही थे। ठीक है भाई, तो ये था हमारा सेशन 1 जहां पे हमने किस तरीके से व्हील इन्वेंट हुआ, व्हील को किस तरीके से इवॉल्व हुआ। पहले सॉलिड व्हील यूज किया करते थे, फिर स्पोक व्हील आया जिससे वजन कम हुआ। किस तरीके से एक व्हील का स्ट्रक्चर जो है फ्रिक्शन कम करता है, एफिशिएंट लोड ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। तो यही सब हमने सेशन 1 में सीखा है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेशन नंबर 2 इस चैप्टर का, जिसको कहा जा रहा है व्हील कार्ट के बारे में जरा हम जानेंगे। तो शुरुआत होगा व्हील कार्ट के। चलिए तो शुरू करते हैं व्हील कार्ट। तो व्हील कार्ट क्या होता है भाई? वो कार्ट या वो ऐसे व्हीकल जिसमें व्हील लगे हो और जिसका यूज हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं, उसको हम लोग व्हील कार्ट कहते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है व्हील कार्ट इज अ व्हीकल डिजाइन्ड फॉर ट्रांसपोर्ट यूजिंग 2 व्हील्स। अब आज के टाइम पे 4 व्हील्स भी आने लगे हैं, और क्या 6 व्हील्स, फिर 12 व्हील्स। ठीक है, वो थोड़ा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा धीरे धीरे 4 और 6 व्हील पे आएंगे, अभी 2 व्हील पे चलते हैं। तो व्हील कार्ट ऐसे व्हीकल्स को बोला जाता था जो कि डिजाइन होता था कोई चीज ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक विद द हेल्प ऑफ 2 व्हील्स। ठीक है, अ हैंड कार्ट इज पुल्ड और पुश्ड बाय 1 और मोर पीपल। ठीक है, अब जो व्हील कार्ट होता है ना, पहले देखो शुरू में लोग इसको क्या करते थे, पहले स्टार्टिंग में जब इसकी खोज हुई थी ना, जानवर के थ्रू जो होते हैं, एनिमल्स के थ्रू इसका यूज करता था, एनिमल्स की हेल्प से इसको खींचा जाता था। अब वहां एनिमल में हॉर्स का यूज सबसे ज्यादा देखने को मिला है, हॉर्स का यूज करते थे, फिर डोंकी वगैरह का यूज देखा गया है। ठीक है, और कई जगह पुराने टाइम पे डॉग्स वगैरह का भी यूज करते थे इसको कार्ट को खींचने के लिए। ठीक है, और ह्यूमंस भी खींचते थे, याद करो पुराने मूवीज वगैरह में देखा होगा कार्ट को, मुंबई वगैरह में खूब जो ह्यूमन बींग होते थे वो उसको लेकर खींच के दौड़ते थे और पीछे लोग बैठते थे, उसको ट्रांसपोर्ट करते थे। ठीक है, आज भी जो ठेला वगैरह होता है उसमें भी व्हील लगा है, सीमेंट वगैरह रखकर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ये सब क्या है, व्हील कार्ट ही तो है। ठीक है, हाउएवर फ्रॉम हिस्ट्री वी लर्न दैट एनिमल इंस्टेड ऑफ मैन वेयर यूज्ड फॉर पुलिंग द कार्ट। ठीक है, तो हम अपने एशियंट हिस्ट्री को देखा जाए तो एनिमल्स का यूज हम लोग एज कंपेयर टू मैन ज्यादा देखते थे। ठीक है, एनिमल कैन प्रोवाइड मोर पावर। ऐसा क्यों भाई? पुराने जमाने से लोग एनिमल का यूज करते हैं व्हील कार्ट को मूव कराने के लिए। क्यों? क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग ना देखा गया था, मतलब उन्होंने देखा कि भाई हम बड़े जल्दी थक जाते हैं, एक काम करते हैं जरा इन एनिमल्स को बांध कर दौड़ा के देखते हैं। तो जब देखा गया तो देखा गया कि यार वो एनिमल बहुत दूर तक लेकर अच्छे चल पा रहे हैं, तो एनिमल का यूज पुराने जमाने से किया जा रहा है। नॉर्मली अ कार्ट वाज पुल्ड बाय अ पेयर ऑफ ड्रॉट एनिमल्स। ठीक है, तो पेयर ऑफ एनिमल लाइक 2 एनिमल का यूज कर इस तरीके से करते थे। द ड्रॉट एनिमल्स यूज्ड फॉर कार्ट में भी हॉर्स होते थे, पोनीज, म्यूल्स, ऑक्सेन हो गया, वाटर बुफेलोज हो गया, डोंकी हो गए, इवन स्मॉलर एनिमल जैसे गोट और लार्ज डॉग्स वगैरह का भी यूज किया था इन कार्ट्स को मूव कराने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल ऑफ यू हैव हियर्ड अबाउट द इंडियन स्केर्ड बुक ऑफ महाभारत। ठीक है, महाभारत में की बात करें तो महाभारत का जो भी बुक्स वगैरह अगर आपने कभी पढ़ा होगा, कभी देखा होगा, उनमें भी ये व्हील कार्ट वगैरह देखा गया था। और इन व्हील कार्ट्स को अब ज्यादातर देखोगे हॉर्स जो होते थे ना वही ड्राइव करते थे। कौन ड्राइव करता था? हॉर्स वगैरह। तो विच डिपिक्ट लॉर्ड कृष्णा एज द सारथी एंड द चैरियट ऑफ द रथ। ठीक है, चैरियटर ऑफ द रथ, रथ जो रथ चैरियट को रथ बोलते हैं। ठीक है, तो जो रथ का जो सारथी है जिसको चैरियटर बोला जाता है, कृष्ण जी क्या करते थे उसको एज ए सारथी है ना, अर्जुन जी को क्या करते थे उसे बैठाकर युद्ध लड़वाने के लिए लेकर जाते थे। ठीक है, द चैरियट कैरिंग पांडव प्रिंस अर्जुना इन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के बैटल में अर्जुन चैरियट में बैठते थे और उस चैरियट को एज ए सारथी बनकर कृष्ण जी जानवरों जो हॉर्स हैं इनको क्या बोला जाए, इनको इनसे ड्राइव कराकर कुरुक्षेत्र में जाकर महाभारत का युद्ध इन्होंने लड़ा था। तो हमारे एशियंट बुक्स वगैरह में भी ये सारी चीजें देखने को मिलता है, जिसका नाम रथ हम लोग जानते हैं। आगे चलते हैं।
बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्ट को लेकर, ठीक है, कितने टाइप की कार्ट देखने को मिलता है। तो देखो, लार्जर कार्ट में बी ड्रॉन बाय एनिमल्स, जैसे हॉर्स हो गए, म्यूल्स हो गए, ऑक्सन वगैरह जो हो गए, इनसे खिंचवाया जाता था बड़े बड़े जो कार्ट हो गए। दे हैव बीन इन कंटिन्यूअस यूज सिंस द इन्वेंशन ऑफ व्हील, जब से व्हील का इन्वेंशन हुआ था तब से लेकर आज तक भी, आज भी बुफेलोस वगैरह या जो ऑक्सन वगैरह आज भी क्या करते हैं, उन व्हील को यही जानवर वगैरह ही, एनिमल्स ही मूव करते हैं। इन द 5th मिलियन BC द कार्ट में बी नेम्ड फॉर द एनिमल दैट पुल देम, सच एज हॉर्स कार्ट या ऑक्स कार्ट नाम से जाना जाता था, ठीक है। इन मॉडर्न टाइम्स हॉर्स कार्ट आर यूज्ड इन कॉम्पिटिशंस वगैरह में यूज करते हैं। एंड वही डॉग कार्ट however is usually a cart designed to carry hunting dogs, ठीक है। On an open cart with 2 cross seats back to the back, the dog could be pinned between the rear facing seat and the back end, ठीक है। तो इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे डोंकी दिख रहा है, फिर है ना डोंकी दिख रहा है, ऑक्सन वगैरह दिख रहा है, हॉर्स दिख रहा है, कैमल हो गया, कई जगह आपको कैमल भी दिखेंगे, फिर हमारे जो काऊ वगैरह है, इन ये काऊ कार्ट, इस तरीके से भी बहुत अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के कार्ट्स यूज किए गए हैं, जहां पे डिफरेंट टाइप के गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते। बहुत ज्यादा भारी वगैरह होता था तो हॉर्स हो गया, ऑक्सन हो गया, काऊ हो गया, कैमल वगैरह हो गए, इनसे करते थे। और हल्का फुल्का सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डॉग्स, गोट और डोंकी वगैरह का यूज किया जाता था, ठीक है, उसी के नाम पे रख दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं हॉर्स पावर का। आपके सेशन 2 का लास्ट टॉपिक है हॉर्स पावर। तो हाउ मेनी मैन वुड बी नीडेड टू इक्वल द पावर ऑफ हॉर्स, मतलब कह रहा है एक हॉर्स के बराबर कितने मैन हो सकते हैं, जरा बताइए। तो एक रिसर्च किया गया, एक्सपेरिमेंट वेयर कंडक्टेड टू गेट द आंसर टू दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया, जहां देखा गया कि ऑन एन एवरेज 10 से 12 मैन जो होते हैं वे आर नीडेड टू इक्वल द पावर ऑफ 1 हॉर्स। तो 1 हॉर्स के बराबर मतलब 10 से 12 मैन के पास जितनी पावर होती है ना, उतने एक हॉर्स के अंदर उतनी पावर होती है, ठीक है, इसीलिए इसको हॉर्स पावर बोला गया है। दिस इज द रीजन व्हाई मैनकाइंड थॉट ऑफ यूजिंग हॉर्सेस फॉर पुलिंग द कार्ट। अब सोच लो 10-12 लोग इंसान के बराबर एक हॉर्स होता है, इसीलिए पुराने जमाने में ही पता चल गया था कि भाई हम इंसान कमजोर है, एनिमल ज्यादा स्ट्रांग है, तो उनसे हॉर्स को खिंचवाया जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा सेशन 3 स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर का, इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। अब ऑटोमोबाइल का किस तरीके से इन्वेंट हुआ, तो हमने व्हील का इन्वेंशन हमने देख लिया, व्हील के ऊपर जो कार्ट लगता है हमने उसको भी देख लिया, कार्ट को खींचने वाला जो ड्राइवर्स होते हैं जैसे एनिमल्स होते हैं उन सबके भी हमने देख लिया, कितने टाइप के कार्ट होते हैं वो सारी चीजें भी हमने इस वीडियो में देख लिया। अब इसको थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन में हम देखेंगे सेशन नंबर 3, दैट इज इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है। तो शुरू करते हैं, चलिए। टॉपिक क्या है भाई, टॉपिक क्या है हमारा, इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल, ठीक है। चलिए, तो टिल नाउ वी हैव लर्नड हाउ व्हील वाज यूज्ड इन कार्ट एंड हॉर्स पावर्ड कैरेजेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल। तो देखो यार, हम जान चुके हैं किस तरीके से व्हील की हेल्प से हम क्या कार्ट डिजाइन किए, और उस कार्ट को खींचने के लिए हमने हॉर्सेस या एनिमल्स का यूज किया, और हमने देखा किस तरीके से हम इनकी हेल्प से अपने गुड्स को, ठीक है, या पीपल एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, ठीक है। नाउ इंजीनियर केप्ट ऑन इंप्रूविंग द हॉर्स कैरेज डिजाइन बिट बाय बिट, ठीक है। अब जो थोड़े बहुत इंजीनियर दिमाग वाले जो लोग थे, उन्होंने इसी हॉर्स कैरेज को धीरे धीरे क्या इन्वेंट करना चालू किया, मतलब थोड़ा और स्टैंडर्ड तरीके से बनाना चालू किया। नाउ पार्शियली मैन वाज वर्किंग ऑन द सिस्टम दैट कुड बी सेल्फ प्रोपेल्ड, मीनिंग दैट द सिस्टम कुड रन विदाउट एनी मैन और एनिमल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मूविंग इट, ठीक है। तो ऐसे ही इंजीनियरिंग करते 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 उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस चीज का खोज किया, क्यों ना ऐसे मशीन का डिजाइन किया जाए, ऐसा चीज का डिजाइन किया जाए जिसमें ना एनिमल ह्यूमन लगे, उसको ह्यूमन एनर्जी वेस्ट हो उसको चलाने में, और ना जानवर लगे। यानी उन्होंने डिजाइन किया सेल्फ प्रोपेल्ड कार्ट, और खाजे मशीन की डिजाइन करना स्टार्ट कर दी है। नाउ इन द ईयर ऑफ 1672 के आसपास द वेरी फर्स्ट सच मॉडल वाज डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ टॉय। टॉय के फॉर्म में देखो, मैंने बहुत मुश्किल से एक ओल्ड एज टॉय का पिक आपके सामने रखा है। इस तरीके से टॉय बनाया गया, जहां पे ना क्या किया गया, दिस वाज एक्चुअली अ स्टीम इंजन, ठीक है। इसके अंदर फायर आग लगाते थे और इसमें वाटर रखते थे, उस वाटर के स्टीम, वाटर बर्न होता था, बॉईल होता था, उससे स्टीम निकलता था, और स्टीम के
फोर्स की वजह से ना व्हील क्या होते थे, रोटेट करते थे। वही पुराने जमाने वाले स्टीम इंजन जिस तरीके से चलता है, तो टॉय में इसका यूज करके देखा गया और वो काफी अच्छे से वर्क कर रहा था। नाउ इन दिस द पावर ऑफ स्टीम वाज यूज्ड टू प्रोवाइड मोमेंटम टू द टॉय। तो ये स्टीम की पावर से, स्टीम जो जनरेट हो रहा था, उस स्टीम से ना व्हील के ऊपर मार के उस स्टीम से की हेल्प से क्या किया गया, व्हील को रोटेट करना चालू किया, जिससे व्हील को मोमेंटम मिला, जिससे पूरी की पूरी टॉय क्या हो रही थी, मूव होना स्टार्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं से देखा जाए एक स्टार्टिंग हो चुका है ऑटोमेटिक कार्स का। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, फर्दर इंप्रूवमेंट कंटिन्यू इन द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देन इन द ईयर 1806 अलग अलग शहरों, अलग अलग कंट्रीज में इसका इन्वेंशन चल रहा था। अपने अपने इंजीनियर, हर कंट्री के इंजीनियर्स इसमें कुछ नया करने की दौड़ लगा रखे हुए थे। ठीक है, नाउ इन द ईयर 1806 की बात है, द फर्स्ट कार पावर्ड बाय एन इंटरनल कंबशन इंजन अपीयर्ड। 1806 में पहली इंटरनल कंबशन इंजन कार जो था ना, उसको देखा गया। द फ्यूल यूज्ड फॉर रनिंग दिस वाज फ्यूल गैस इंस्टेड ऑफ स्टीम। स्टीम ना यूज करके गैस फ्यूल का वहां पे यूज किया गया था। Of course, the process of using fuel gas is different than the process required for using steam. अब steam का यूज करना थोड़ा सा क्या होता था, मशीन बहुत भारी हो जाता था। अब आपको वाटर भी कैरी करना पड़ता था, उस वाटर को बर्न करने के लिए कोयला वगैरह अभी कई, तो आपकी मशीन बहुत भारी हो जाती थी। तो उसको रिमूव करके फ्यूल गैस का यूज किया गया। मतलब जो भी चीजें बर्न किया गया उससे जो एशेस निकल रहे थे ना, उस एशेस को प्रेशराइज करके व्हील के ऊपर फोर्स लगाया गया, जिससे क्या हुई, व्हील मूवमेंट करना स्टार्ट की। Then, now steam engine requires external combustion. स्टीम इंजन की बात करें तो उसमें एक्सटर्नल कंबशन की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। बाहर आग लगाओ, फिर उस आग से वाटर को हीट करो, ठीक है, एंड देन फिर उसका यूज करो। नाउ whereas fuel gas uses the principle of internal combustion, लेकिन फ्यूल गैस में क्या है, इंटरनल कंबशन। कार के अंदर ही पूरा सिस्टम होता था, वहीं पे आग लगाते तो वहीं से ऐश बनता था और वहीं से धुआं निकलता था साइड में से, और उसी धुएं की हेल्प से क्या होता था, हमारी गाड़ी वगैरह चलती थी। ओके, नाउ आगे की बात करते हैं। मीनवाइल इंजीनियर्स कंटिन्यू टू इंप्रूव डिजाइन टिल द ईयर 1885। जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने सब चीजों की खोज की थी, अलग अलग कंट्रीज के इंजीनियर्स दौड़ में थे इस चीज को जल्द से जल्द और अच्छा बनाने के लिए। तो नाउ इन द ईयर 1885 तक इन्होंने खोज करते रहे। नाउ व्हेन द फर्स्ट मॉडर्न गैसोलीन और पेट्रोल फ्यूल्ड इंजन वाज डेवलप्ड इन यूरोप, लगभग 1885 की बात है, यूरोप में पहली गैसोलीन इंजन की डेवलपमेंट हुआ था, और कहा जाए तो पेट्रोल से चलने वाली इंजन का डेवलपमेंट किया गया। इट इज द इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन्वेंशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन नॉट ऑफ्टन बी यूज इमीडिएटली बाय जनरल पब्लिक। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या होता है, जब भी कोई चीज, नई चीज मार्केट में मतलब इन्वेंट होता है ना, तो वो पब्लिक में आने में टाइम लगता है। पब्लिक में थोड़ा डिले आया, पहले उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, चेक करते हैं, अलग अलग कंडीशंस में उसको चला के देखा जाता है। जब हर कंडीशन में वो सक्सेस हो जाता है ना, तब फिर उसको पब्लिक में लाया जाता है। तो 1885 के आसपास यूरोप में माना जाता है कि फर्स्ट पेट्रोल इंजन की खोज कर दी गई थी। वन रीजन इज दैट कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज वेरी हाई। अब कह रहा है कि पब्लिक में लाने के लिए ना बहुत पैसा लगता है, ठीक है, और मान लो आपने एक नई आपने कोई चीज का डिस्कवर किया, उसको बनाने के लिए अच्छा खासा आपका खर्चा लगा, अब उसको पब्लिक डोमेन में ले आओगे। मान लो एक साइकिल आपने, एग्जांपल बता रहा हूं, एक साइकिल आपने इन्वेंट किया, अब वो साइकिल को बनाने में मान लो आपको 1 लाख का खर्चा हो गया या 2 लाख का खर्चा हो गया। अब मार्केट में लाकर पब्लिक को बेचोगे तो क्या वो पब्लिक 2 लाख की वो साइकिल लेगी? कभी नहीं लेगी, कभी नहीं लेगी भाई, बहुत महंगा है। ठीक है, तो वही कह रहा है यहां पे, ऑल्सो द फर्स्ट मॉडल यूजुअली डू नॉट हैव एनी कंफर्ट फीचर। तो हमारा जो फर्स्ट मॉडल बना था गैसोलीन का, जो फर्स्ट कार डिजाइन हुई थी विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल फ्यूल इंजन, वो कंफर्ट तो नहीं था, थोड़ा दिक्कत होता था, लेकिन काम करता था, एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव होते थे विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल। हाउएवर व्हेन मोर पीपल डिमांड द न्यू मॉडल्स, अब क्या हुआ, धीरे धीरे लोग देखें यार, अब जो पैसे वाले लोग थे वो बोले कि यार राजा महाराजा कि भाई हमको भी चाहिए यार, हमको भी घोड़े पे दिक्कत होता है, हमको भी एक ला के दो। ठीक है, तो धीरे धीरे लोग बहुत डिमांडिंग होने लगे। इंजीनियर्स को बोले कि भाई मेरे लिए ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ, और डिमांड बढ़ने लगा तो भाई सप्लाई भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, मार्केट में अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इंजीनियर उसका सप्लाई भी बढ़ाएंगे, तो कॉस्ट स्टार्ट टू द कम डाउन। ठीक है, अब क्या डिमांड बढ़ा तो थोड़ा सा सस्ता भी हुआ मार्केट। मोर फीचर्स कैन ऑल्सो बी एडेड फॉर मेकिंग अट्रैक्टिव फॉर जनरल कंज्यूमर्स। अब जनरल कंज्यूमर्स यानी जनरल आम जनताओं के लिए अगर आप कोई चीज डिजाइन बना रहे हो, अब चाहोगे ना थोड़ा चीप बने और अच्छी डिजाइन बने ताकि लोग ज्यादा ज्यादा उसको खरीदे, तो वही सब चीजें यहां पे चल रही थी। ठीक है, कार्ल बेंज
ब्रिलियंट जर्मन इंजीनियर थे जिन्होंने डिजाइन किया था और पेटेंट कराया था द फर्स्ट प्रैक्टिकल मॉडल इन 1885 में पेटेंट कराया था। ठीक है, फर्स्ट प्रैक्टिकल मॉडल कार का। ठीक है, दिस मॉडल यूज्ड इंटरनल कंबशन इंजन उसमें था एंड वाज कॉल्ड मोटर वैगन नाम से। ये है, ये देखो इस तरीके आपके सामने इमेज रखा रहा दिख रहा है, इस तरीके का उन्होंने फर्स्ट कार्ट डिजाइन किया था, मोटर वैगन कार्ट, इसका मोटर वैगन इन्होंने इसका नाम रखा था। ऑल्दो सेवरल अदर जर्मन इंजीनियर्स इंक्लूडिंग गॉटलिब हो गया, डेमलर हो गया, विलियम हो गया, विलियम मेवेच हो गया, फिर सेफायर्ड मार्कस हो गए, वे आर वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम एट अबाउट द सेम टाइम। ठीक है, इस टाइम पे अदर साइंटिस्ट भी थे जो इन प्रॉब्लम से जूझ रहे, किस तरीके से यार इसको बनाया जाए, किस तरीके से दौड़ाया जाए, कैसे ये चलेगा। उसी टाइम पे कार्ल बेंज जो थे ना, जिन्होंने फर्स्ट अपनी व्हीकल्स को क्या किया, पेटेंट करा दिया अपने नाम पे। कार्ल बेंज जनरली इज एक्नॉलेज एज द इन्वेंटर ऑफ द मॉडर्न ऑटोमोबाइल। माना जाता है कि जो कार्ल बेंज थे ना, वो मॉडर्न ऑटोमोबाइल का ना इन्वेंटर उन्हीं को माना जाता है, क्योंकि उन्हीं ने सबसे पहले कुछ इस डिजाइन का, जैसा इमेज दिख रहा है ना, इस डिजाइन का ऑटोमोबाइल को जनरेट किया था, जो कि इंटरनल कंबशन इंजन से चलता था, रोड पे भी वो चलता था। ठीक है, एन ऑटोमोबाइल पावर्ड बाय हिज ऑन 4 स्ट्रोक साइकिल गैसोलीन इंजन वाज बिल्ट इन मैनी। एक मिनट, एक स्लाइड गायब है क्या? नहीं, ठीक है। तो कह रहा है an automobile powered by his own 4-stroke cycle gasoline engine was built in Mannheim, Germany by Carl Benz in 1885। 1885 में 4-stroke gasoline इंजन भी इन्होंने डेवलप किया था एंड ग्रांटेड अ पेटेंट, उसका भी पेटेंट उन्होंने जनवरी में करवा लिया था। ठीक है, उसी साल अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ हिज मेजर कंपनी बेंच एंड काई व्हिच वाज फाउंड इन 1883। तो बेंच कंपनी, बेंच एंड काई कंपनी उन्होंने 1883 में रजिस्टर्ड कराया, जिसका काम था ऐसे ही मॉडर्न व्हीकल्स को रोड पर उतारना। ठीक है, इट वाज एन इंटीग्रल डिजाइन विदाउट द एडेप्टेशन ऑफ अदर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट एंड इंक्लूडेड सेवरल न्यू टेक्नोलॉजीज एलिमेंट टू क्रिएट अ न्यू कॉन्सेप्ट। ही बिगेन टू सेल हिज प्रोडक्शन व्हीकल इन 1888। अब क्या था कि उन्होंने भाई पहली बार कोई नई चीज बनाई थी, उसमें लगने वाले सारे पार्ट्स जो थे ना एकदम नए थे, उन्होंने सबका क्या किया, पेटेंट करवा लिया। ठीक है, और उनको सोचा कि उन्होंने बनाया और फिर सोचा क्यों ना इसको सेल किया, पैसा कमाया। तो भाई मेरे पास टेक्निक है, मैं ही बना सकता हूं, पेटेंट करवा लिया हूं, मेरे नाम का, और कोई बनाएगा तो कॉपीराइट लगा दूंगा, उससे पैसा वसूल कर लूंगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया भाई कि कार को बनाना और बेचना स्टार्ट कर दिया अपने कंपनी बेंज एंड काई के थ्रू। ठीक है, बेर्था बेंज जो थी द फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस ऑटोमोबाइल ड्राइवर इन द वर्ल्ड इन द फोटोग्राफ गिवन। यहाँ पे एक फोटोग्राफ दिख रहा होगा इस तरीके, ये देखो, ये हमारा मोटर वैगन जिनको कार्ल बेंज ने बनाया था, ये उनकी वाइफ थी, जो बेर्था बेंज जो थी ना, इनकी वाइफ थी, किसकी, कार्ल बेंज की वाइफ थी ये बेर्था बेंज। इन्होंने फर्स्ट टाइम सबसे इस मोटर वैगन से सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय किया था रोड पे। ठीक है, इन अगस्त 1888 बेर्था बेंज वाइफ ऑफ कार्ल बेंज अंडरटुक द फर्स्ट रोड ट्रिप बाय कार। इसी कार से उन्होंने 1888 में ना फर्स्ट रोड ट्रिप लेकर सबसे लंबी दूरी तक उन्होंने ये इसको ड्राइव किया था, प्रूफ करने के लिए कि ये जो गाड़ी है ना, ये रोड पे चलने लायक है। ठीक है, अपने हस्बैंड इन्वेंशन को। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ द 19th सेंचुरी बेंज वाज द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी इन द वर्ल्ड विद 572 यूनिट्स प्रोड्यूस इन 1899 के आसपास। ये दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी बेंज एंड काई, जो क्या करती थी, मोटर वैगन या रोड दैट इज मॉडर्न ऑटोमोबाइल का बनाकर सेल करती थी। 572 यूनिट्स इनके डेवलप हो गए थे 1899 के आसपास। मतलब इतने प्लांट्स इनके, इतने अलग अलग ब्रांचेस। ठीक है, आगे बात करते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड में मेनी ऑटोमोबाइल कंपनीज केम अप टू द यूरोप एंड अमेरिका। बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज जो थी धीरे धीरे डिस्कवर किया, उनके लोग भी यूरोप और अमेरिका आए। दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग डिफरेंट मॉडल। उन्होंने क्या किया, नए नए मॉडल्स बनाना चालू किया। बट दिस ऑटोमोबाइल वे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी फ्यू रिच पीपल कुड अफोर्ड देम लाइक किंग, क्वीन एंड राजास इन इंडिया। अब ये जो कंपनीज आई थी, यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज थी, जो ये कार वगैरह बनाती थी, ये कार तो इतना महंगा होता था कि उस टाइम पे ना आम आदमी इस चीज को एफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो इनको जो बड़े बड़े किंग क्वींस होते थे या अपने इंडिया के जो राजा लोग हो गए ना, वही लोग इस कार को इन्वेंट करते थे। ठीक है, तो आप देख लो इतना ज्यादा, अब देखो कहां से कहां हमारा, देखो ये कैसा दिखता था, जरा देखो ये हमारा मोटर वैगन को देखो, ये मोटर वैगन बनते 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 देखो कैसा हो गया, ये डिजाइन चलने लगा मार्केट में। और वहीं पे हमारा एक हमारे इंडिया के राजा थे,
एक इंडिया किंग थे, इंडिया के एक किंग थे, ठीक है, ये लंदन गए थे, ठीक है। अब पता नहीं शायद ये किसके साथ था इनका, शायद बेंज के साथ, बेंज कंपनी के साथ ही इनका, अब थोड़ा डाउट है मुझे बेंज के साथ था कि फोर्ड के साथ था, थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो देख लेना, इनकी हिस्ट्री टाइम्स ऑफ इंडिया पे भी आपको देखने को मिल जाएगा और इसका न्यूज वगैरह भी। तो ये लंदन गए हुए थे, तो उन्होंने लंदन के कार शोरूम में गए, जो भी बेंच का था या फोर्ड का था याद नहीं आ रहा मुझे, कार शोरूम में गए और उन्होंने ये कार खरीदने का बोला कि ये इंटरेस्ट दिखाया कि भाई मुझे भी ये कार चाहिए और इंडिया ले जाना है, इसको मेरे को दो। तो उन्होंने बहुत बेइज्जत करके इनको बाहर निकाला था, यार तुम क्या खरीदोगे, कौन हो तुम, इंडिया के आए हो, क्या ही तुम्हारी औकात है, क्या ही, मतलब बहुत बेइज्जती किया था। तो बेइज्जती के गुस्से में आकर इन्होंने क्या किया, लगभग 40 के आसपास इनको ये गाड़ी उनकी खरीदी और खरीद कर इंडिया में उसको झाड़ू लगाकर उसको क्या बोले डस्टबिन की तरह यूज किया। इसके पीछे डस्टबिन कैरेज लगाकर इंडिया में 40 बेंज की जो गाड़ी थी ना, उसको एज किस तरीके से दौड़ाया, डस्टबिन की तरह गांव के कचरा डालो, और देख रहे हो यहाँ पे इमेज, झाड़ू वगैरह लाके रोड सफाई में इसका यूज कर दिया। तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई थी बेचारी इस कंपनी की कि भाई तुमने पंगा ले लिया एक इंडियन किंग के साथ। उसने सीधे ऑर्डर करके मंगाया और खुद के यूज करने के लिए नहीं, उसको क्या किया, कबाड़ धोने के लिए यूज करने लगा, रोड साफ सफाई के लिए यूज कर दिया। घंघोर बेइज्जती इन्होंने किया था उस कंपनी का, ठीक है। आगे कहानी है, एन एवरेज पर्सन कुड ओनली ड्रीम बट कुड नॉट अफोर्ड टू ओन अ कार। जाहिर सी बात है, इतना महंगा होता था जो कार उस टाइम पे कि एक एवरेज पर्सन, एक आम आदमी उस कार को अफोर्ड नहीं कर पाता था। बड़े बड़े राजा, किंग वगैरह वही सब खरीद सकते थे। नाउ मेनी अटेम्प्ट वेयर बीइंग मेड इन यूरोप एंड अमेरिका फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट। बहुत सारी लोग जो इंजीनियर्स थे उन्होंने काफी ट्राई किया यूरोप के और अमेरिका के कि भाई किसी ना किसी तरीके से यार इस कार की रेट को, कॉस्ट को रेट कटिंग किया जाए, जिससे क्या हो, आम लोग भी उस गाड़ी को खरीद पाए और यूज कर पाए। नाउ the larger scale production line manufacturing of affordable automobile was started by the Ransom Olds, ठीक है, at his Oldsmobile factory पे रैंसम ओल्ड नाम की फैक्ट्री बनाई गई 1902 में, बेस्ड ऑन द असेंबली लाइन टेक्निक पायोनियर्ड बाय मार्क इसमबर्ग ब्रूनेल एट द पोर्ट्समाउथ बोल्क मिल्स इंग्लैंड इन 1802। मतलब रेट कट करने के लिए बहुत हाई अमाउंट में प्रोड्यूसिंग कंपनीज बनाई गई, ठीक है। कहा जाए तो ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि भाई कोई चीज बल्क में बनाते हो ना तो वो सस्ता बनता है, तो लार्ज यूनिट में क्या किया गया, इनकी डिजाइन चालू कर दी गई थी। अब यहाँ पे एक है कि दिस कॉन्सेप्ट वाज ग्रेटली एक्सपेंडेड बाय हेनरी फोर्ड बिगिनिंग इन 1940, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एक और इंजीनियर थे या कहा जाए आदमी था, हेनरी फोर्ड नाम के। उन्होंने देखा कि यार ये जो कंपनीज हैं रेट कटिंग करने के लिए अच्छा काम कर रही है यार, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इतनी बड़ी बड़ी बना रही है, जिससे क्या हो रहा है, रेट कम हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आम लोग भी सोच सकते, मतलब अभी भी महंगा था, रेट कटिंग काफी किया गया, बल्क में बनाया गया, फिर भी गाड़ी का रेट वगैरह ना काफी महंगा, सब फिर भी सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। पहले राजा महाराजा लोग करते थे, अब क्या हुआ, थोड़ा रेट कम होने से राजा के जो सिपाही लोग थे, सिपाही मतलब राजा के जो मंत्री थे, उन लोग भी इसको अफोर्ड करना चालू कर दिए थे। बट अभी भी आम जनता इस गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो उसी में से एक हेनरी फोर्ड थे जिनका आइडिया बहुत तेजी से एक्सपेंड किया था, यही आइडिया कि बल्क में बनाओ तो सस्ता होगा, ठीक है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग, इन्होंने एक नया मैन्युफैक्चरिंग जिसका नाम इन्होंने रखा फोर्ड मोटर कंपनी। फोर्ड मोटर नाम से एक कंपनी इन्होंने उद्घाटन किया, सेटअप किया, बहुत ही हाई मैन्युफैक्चरिंग करती थी। फर्स्ट लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया गया मॉडल टी का, ठीक है। फोर्ड मॉडल टी का 1914 में बहुत लार्ज स्केल में गाड़ियां बनाई गई और रोड पे उतारी गई, ठीक है। असेंबली लाइन वर्कर कुड बाय अ मॉडल टी विद 4 मंथ पे ऑफ सम 200 अमेरिकन के कार के आसपास। मतलब इतना ज्यादा लार्ज अमाउंट में ये फोर्ड की जो कार थी मॉडल टी बनाई गई कि कहा जाता है कि वहां के जो वर्कर है, जो कार बना रहे हैं ना, अगर वो वर्कर अपने 4 महीने की सैलरी सेविंग कर लेना तो उससे वो कार खरीद सकते थे। मतलब इतनी सस्ती उन्होंने कर दिया था। मतलब यहाँ पे लिखा है उस टाइम पे लगभग 200 अमेरिकन डॉलर के आसपास, $200 उस टाइम पे बहुत होते थे यार, तो मतलब अफोर्ड कर सकते थे। अब ये रहा वो जिसकी कार, फोर्ड की मॉडल टी जो कार थी कुछ इस तरीके की दिखती थी, देखो कितनी मस्त दिखती थी। मतलब उस टाइम के लिए क्या ही होगी यार, आज के टाइम पे देखो कितनी नई नई मॉडर्न कार्स वगैरह मार्केट में आ गई है, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे ही इन कार्स का शौक रखते हैं। आज भी कई घरों में
कई लोगों के पास ये मॉडर्न टी आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही ओल्ड लुक ये प्रोवाइड करती है और कहा जाए तो एक बहुत ही प्यारा फील भी देती है। उस टाइम की कार आज भी कई लोग इसको संभाल के रखे हैं, यूज करते हैं। तो ये आपको दिखाना था इस तरीके का फोर्ड का जो मॉडल टी है, जो काफी सस्ती हो गई थी हाई अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद, जिसे नॉर्मल इंसान भी इन गाड़ियों को परचेस कर पा रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। इन यूरोप मच द सेम हैपन, यूरोप में भी सेम चीज हैपन हुआ। फोर्ड की तरह इन्होंने भी, मॉरिस जो थे उन्होंने प्रोडक्शन लाइन सेटअप किया कॉली 1924 में, सून आउटसोल्ड फोर्ड। फिर क्या हुआ आगे चलकर, इन्होंने क्या किया, फोर्ड को भी पछाड़ दिया। मतलब इतनी तेजी से ये मैन्युफैक्चरिंग करते थे, इतनी तेजी से ये प्रोडक्शन लाइन इनकी चलती थी कि जल्द इन्होंने 1924 के आसपास ना फोर्ड की जो प्रोडक्शन रेंज था उससे आगे निकल गए। While beginning in 1923 to follow Ford practice of vertical integration, they bought Hotchkiss engines, Wrigley gearbox, and Osborne radiators. For instance, as well as competitors such as Wolseley, in 1925, Morris had 41% of the total British car production. मतलब 40 जो मॉरिस थे वो ब्रिटिश के 41% ऑटोमोबाइल सेक्टर में इनका शेयर था। इन्होंने क्या प्लानिंग किया, इन्होंने जो फोर्ड की जो टेक्निक थी उसको तो यूज किया ही किया, साथ ही में इन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन की स्पीड और बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया कि अलग अलग कंपनी से कुछ पार्ट्स खरीदने लगे। अब भाई तुम खुद वो पार्ट्स बनाओगे फिर असेंबल करोगे तो टाइम लगेगा, तो उन्होंने क्या किया, इन कंपनी कुछ कंपनी से इन्होंने गियर बॉक्स मंगा लिया, कुछ अलग कंपनी से रेडिएटर बनवा लिया, कहीं से अलग अलग इंजन कहीं से लिया, इन सबको कहीं अलग अलग कंपनी से लिया। इनका काम था सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करना, अलग अलग कंपनी से पार्ट्स खरीद लिया और उन पार्ट्स को जल्दी जल्दी ज्वाइन करके मार्केट में उतारना। तो ये फोर्ड को भी पछाड़ डाली थी। और यहां पे कह रहा है 1925 के आसपास ना 41% मार्केट शेयर ऑटोमोबाइल सेक्टर में मॉरिस का हो गया था ब्रिटिश में। ठीक है, आगे बात करते हैं मोस्ट ब्रिटिश स्मॉल कार असेंबलर्स, जैसे कि बात करें एबी टू एक्स्ट्रा हेड फेल्ड। बहुत सारे छोटे मोटे और कंपनीज थी जो ये काम करती थी बट वो फेल हो गई थी मॉरिस के सामने। ठीक है, नाउ सिट्रोएन डिड द सेम इन फ्रांस। अब सिट्रोएन कार की कंपनी है, सिट्रोएन नाम से कार भी चलती है। ठीक है, फ्रेंच में एक और कंपनी आई 1990 के आसपास, बिटवीन देम रेनॉल्ट 10 CV और प्यूगेट 5 CV। दे प्रोड्यूस 5,50,000 कार 1925 में इन्होंने डिजाइन करके मार्केट में उतार दिया। एंड मोर्स, हर्ट्स एंड अदर कुड नॉट, अदर जो कंपनीज थी या जो इंजीनियर्स थे उन्होंने ये काम नहीं कर पाया। अब जर्मनी फर्स्ट मास मैन्युफैक्चर कार ओपेल 45S ल्यू फोर्स, जिसको ट्री फ्रॉग भी बोलते थे, ये कुछ इस तरीके की ये कार दिखती थी। ठीक है, इसकी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या किया गया, इसको मार्केट में उतारा गया। ऑफलाइन रसलिन इन 1924 में, सून मेकिंग ओपेल द टॉप कार बिल्डर इन जर्मनी एंड 37.5% मार्केट कैप किसके हाथ चला गया, ओपेल के हाथों चला गया, ओपेल कार के हाथ। जो कंपनी ओपन ल्यू फोर्स रोल बनाती थी, कुछ इस तरीके की वो कार दिखती थी, डुअल सीटर कार होती थी, काफी अच्छा दिखता था। इसको ट्री फ्रॉग, कुछ ये फ्रॉग टाइप का भी दिखता था, इसलिए ट्री फ्रॉग नाम से भी इसको जाना जाता है ये कार। तो आते ही मार्केट में इतना ज्यादा सस्ता भी पड़ा और लोगों के सब तक पहुंचने लग गया। तो क्या हुआ, बहुत जल्दी जो कंपनी थी ना जर्मनी की, इन्होंने मार्केट कहते हैं अपना स्टॉक बना लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वेंट टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस व्हीकल। ठीक है, कह रहा है फर्स्ट और सेकेंड वॉर के बाद ना, मतलब उस वॉर के दौरान जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से ना बहुत लोग आशाएं लगा के बैठ गए कि मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर को और डेवलप करो, उससे डिफेंस व्हीकल्स वगैरह डिजाइन किया जाए। मतलब तुम भाई इतना अगर गाड़ी बनाना सीख गए, क्यों ना हमारे आर्मी जल्द से जल्द बॉर्डर पे पहुंच जाए, है ना, हमारा जो गन्स हैं, हमारे जो गोला बारूद वगैरह जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। तो इसमें क्या हुआ, जो डिफेंस आर्मी वगैरह थी या डिफेंस इंचार्ज वगैरह थे, वो इन इंजीनियर से बात की कि भाई डिफेंस के लिए भी कुछ कारवार वगैरह बनाया जाए। नाउ एज अ रिजल्ट सेवरल न्यू व्हीकल्स लाइक बैटल टैंक, जीप वेयर डेवलप। तो भाई जब ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका क्रेज हुआ कि भाई क्यों ना डिफेंस के लिए भी बनाया जाए, आर्मी पुलिस के लिए बनाया जाए, तो जीप वगैरह भी डिजाइन किया गया। इस तरीके के देखो, इस तरीके के टैंक, ये वी शेप के टैंक वगैरह डिजाइन किया गया था। ठीक है, ये कुछ फोटोज वगैरह देख सकते हो यहाँ पे, वॉर को जीतते हुए कुछ फोटोज वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लगाया। तो इस तरीके के टैंक वगैरह डिजाइन किया गया, जो कि काफी ज्यादा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना काफी ज्यादा इन टैंक्स की हेल्प से इनको हेल्प मिली थी
जंग जीतने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाउएवर ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर आर सम वेरी इंटरेस्टिंग डिजाइन इन द पैसेंजर सेगमेंट आल्सो, ठीक है। इस टाइम पे क्या हुआ, कुछ इंजीनियर्स ऐसे भी थे जिन्होंने डिजाइन पे काम करना चालू किया, ठीक है। बाकी जो कार है वो भी देखो लुक में, तो बाकी कार्स भी लुक में अच्छी दिख रही है, बाकी कार्स भी लुक में अच्छी दिख रही है, लेकिन मन नहीं भरता इंसान का, और अच्छा डिजाइन और अच्छा ह्यूमन कंफर्ट के साथ कुछ इंजीनियर्स डिजाइन पे काम करना चालू किए। जैसे वॉक्सवैगन की बात करें तो जो हमारे वॉक्सवैगन जर्मनी की ये कंपनी है वॉक्सवैगन, ठीक है। इन्होंने एक कार बनाया 30s के टाइम पे विच लुक लाइक अ क्रॉलिंग क्रिएचर, तो जमीन पर रेंगने वाला क्रिएचर टाइप का डिजाइन किया, जिसका नाम था, जिसमें लगे बैक एंड फ्रंट बोनेट थे, इसके अंदर लगेज कंपार्टमेंट था सामान रखने के लिए। द कार वाज वेरी कन्वीनियंट टू ड्राइव, बहुत आसानी से ड्राइव करना आसान था, और बहुत अच्छा गुड लुकिंग भी था एंड स्टाइलिश भी था। इट बिकम वेरी पॉपुलर इन यूरोप में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। इस कार का नाम था बीटल नाम से। आज भी ये कार कई लोगों के पास देखने को मिलता है। वॉक्सवैगन की सबसे पहली डिजाइनिंग कार यही थी, बीटल ग्राउंड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा सेशन 4 है जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स लाइक पोस्ट वर्ल्ड वार 2 के बाद। जैसे वर्ल्ड वार खत्म हुआ, वर्ल्ड वार के जस्ट बाद फिर और तेजी से इन्वेंशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, और तेजी से इन्वेंशन स्टार्ट हुआ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्टार्टेड ऑन रैपिड मॉडलाइजेशन इन 50s और 60 के टाइम्स पे बहुत तेजी से इसका डेवलपमेंट देखने को मिला। मेनी न्यू मॉडल्स ऑफ कार वेयर इंट्रोड्यूस लाइक एक्सेल, शेवलेट्स हो गया, ये सब गाड़ी भी बहुत तेजी से क्या होगी, बनने लगी और मार्केट में उतरने लगी। नाउ इन यूएसए की बात करें, रोड नेटवर्क वाज बिल्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। जब सेकेंड वर्ल्ड वार में यूएसए ने फेस किया कि भाई आर्मी को एक जगह से दूसरे ले जाने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो ये वर्ल्ड वार आगे चल के फिर ना हो, तो उसके लिए क्या किया, यूएसए में रोड डेवलप करना चालू किया गया। रोड नेटवर्किंग बहुत तेजी से डेवलप हुआ। अब जब ये हुआ, दिस रोड नेटवर्क वाज वेरी मॉडर्न विद लॉन्ग हाईवेज वगैरह बन गए, स्ट्रेचिंग अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, पूरे कंट्री के लेंथ और ब्रेड्थ के बराबर इतनी बड़ी बड़ी रोड, इतनी बड़ी बड़ी हाईवा जो पूरे कंट्री को कवर करती थी, ये हाईवेज वगैरह बनाए गए। इट इज गुड टू नोट दैट यूएसए हैज अ वेरी बिग लैंड मास एंड वास्ट ज्योग्राफी। अब यूएसए के पास बहुत बड़ा लैंड भी था, और क्या कहा जाए, बहुत वास्ट ज्योग्राफिकल भी एरिया था, इसलिए अच्छा खासा इन्होंने रोड नेटवर्किंग डेवलप करना चालू किया, जिससे क्या हुआ, जो गुड्स वगैरह थे एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से पहुंचने लग गया, ठीक है। नाउ दिस allows open and wide road to be built on this road model like Beetle to appear very tiny। अब इतने बड़े बड़े रोड थे ना, इस पे जो बीटल जैसी गाड़ियां एकदम छोटी छोटी दिखती थी, और इस तरीके से क्या हुआ, और नए नए मॉडल की डिजाइनिंग स्टार्ट हो गई। अब यहां पे आप जैसे देख सकते हो, द बिग थ्री ऑफ द कार इंडस्ट्री नेमली जनरल मोटर्स, फोर्ड, क्रिजलर सेट अबाउट टू डिजाइन अ बिग फास्ट मूविंग कार फॉर द अमेरिकन रोड। तो ये जो कुछ कंपनीज थी, जैसे जनरल मोटर्स हो गई, फोर्ड हो गया, क्रिस्लर हो गया, ये सब कंपनी थी बड़े बड़े व्हीकल्स बनाना स्टार्ट की जो कि रोड पे दौड़ने के लिए रेडी थी। एक्सेल हो गया, ब्यूइक, पॉन्टिनेक, फायरबर्ड, सेवलेट, इंपाला, एक्सेट्रा, सम ऑफ द बिग कार। एक कुछ कार के नाम बता रहा जो कि अमेरिकन हाईवे पे 50s और 60s के टाइम पे बहुत तेजी से दौड़ते थे। ये कुछ बड़े बड़े कार आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ इट मे आल्सो बी नोटेड दैट दिस मॉडल यूज्ड लार्ज अमाउंट ऑफ पेट्रोल एंड गैसोलीन एज इट इज कॉल्ड इन यूएसए। अब क्या हुई, बड़े बड़े कार बनाए गए, रेसिंग कार जो कि हाईवे पे अच्छा स्टाइल हो, अच्छा माइलेज दे रहा हो, अच्छा स्पीड हो, तो क्या हुआ, होने लगा यूएस में काफी ज्यादा डेवलपमेंट जब इस चीजों की हुई ना, रोड बनने की वजह से ऑटोमोबाइल बहुत तेजी से बनने लगे, उनका मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होने लगा, तो पेट्रोल गैसोलीन का यूज बहुत ज्यादा उस टाइम पे होने लगा था। नाउ बट पेट्रोल कंजप्शन वाज नॉट द मेन इशू इन दोज हैप्पी डेज, so each car makers were competing with the other in making bigger and bigger design with more luxurious added for the comfort. All this made maintaining a car quite costly. Still more and more Americans were buying these models. On very popular model from Ford was named Mustang। तो ये Mustang, ये है हमारा Mustang नाम से इस तरह की बड़ी और धांसुदार डिजाइन की, ठीक है। तो क्या हुआ, उस टाइम पे पेट्रोल तो था ही यार, अच्छे दुबई वगैरह से पेट्रोल आ ही रहा था, तो कोई भी जितनी भी कार कंपनी थी ना, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि आने वाले टाइम पे हो सकता है पेट्रोल खत्म हो जाए, तो फिर उनके इंजन किस काम के। कोई कंपनी इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही थी कि भाई कितना पेट्रोल खर्चा हो रहा है, कुछ नहीं, उन्होंने तो बस कार नया नया बना के मार्केट में उतारने, सारी कंपनी एक दूसरे से आगे निकलने में लगी हुई थी पूरा का पूरा। और उसी में एक कंपनी थी फोर्ड, जो कि बहुत पॉपुलर, उनका मस्टैंग मॉडल आज भी बहुत महंगी कार है ये फोर्ड की मस्टैंग, ठीक है, आज भी चलती है भाई, ठीक है, ये कार बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पे। नाउ हाउएवर
आगे कह रहा है हाउ एवर थिंक चेंज आफ्टर 1973। ठीक है, 1973 के बाद कुछ चीजों में बदलाव देखने को मिला। क्या बदलाव हुआ? दिस वॉज द ईयर ऑफ द फर्स्ट ऑयल क्राइसिस। 1973 में ऑयल क्राइसिस देखने गया, ऑयल की कमी हो गई। पहली बार ऑयल की कमी 1973 में देखने को मिला। पेट्रोल स्टार्टेड बिकमिंग कॉस्टलियर एज वेल एज अरब नेशन गोट टुगेदर इन द एलियंस। नाउ सडनली इवन अमेरिकन स्टार्ट लुकिंग फॉर द मोर इकोनॉमिकल डिजाइन। जितने भी अरब कंट्रीज थे जो जिनके अच्छा खासा जिनके पास पेट्रोल, उन्होंने एलियंस बना लिया था और अच्छे महंगे दाम में पेट्रोल को देखा कि भाई अमेरिका अच्छा खासा डेवलप कर रहा है, भाई मुझे भी तो डेवलप। उन्होंने क्या कि ये अरब कंट्रीज थी, इन्होंने एलियंस बनाकर ग्रुप बनाकर अच्छा महंगे रेट में माल बेचना चालू कर दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो अमेरिकन कंपनीज थी वो थोड़ा सा ऑयल कम खरीदती थी, उतना महंगा होने लगा था ऑयल कम, उसके वजह से क्या ऑयल क्राइसिस होने लग गया। तो अब अमेरिकन की ये जो कंपनीज थी, अब इनको होश आया कि भाई ऐसा भी दिक्कत हो सकता है कि ऑयल क्राइसिस भी हो सकती है। तो फिर अमेरिकन जो थे उन्होंने कुछ नया ढूंढने का स्टार्ट कर दिया, कुछ इकोनॉमिक हो, इजिली अवेलेबल हो, उसकी तरफ वो भागना चालू कर दिए। मीनवाइल quietly but with the determination, Japan was developing a car for marketing worldwide, mainly in the USA. Actually, after the devastation of their country during the World War II, several Japanese companies came into existence like Toyota, Mazda, Mitsubishi, Suzuki। ये सब कंपनी वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत तेजी से मार्केट में, जापानीज मार्केट में ग्रो करने लगी। सम ऑफ दिस लाइक Mazda वेयर यूजिंग अमेरिकन टेक्नोलॉजी का यूज करती थी, बट दिस कंपनी वेयर आल्सो डेवलपिंग देयर ऑन रिसर्च कैपेबिलिटी। तो ये अमेरिकन कंपनीज का जो तरीका था बनाने का कार, उसका यूज करते थे, साथ ही साथ अपने रिसर्च टेक्नोलॉजी वगैरह भी उसमें ऐड करती थी। एज अ रिजल्ट व्हेन 1973 ऑयल क्राइसिस अकर्ड, दिस कंपनीज वेयर वेरी वेल पोजीशन्ड टू रोल आउट स्मॉलर कॉम्पैक्ट एंड इकोनॉमिकल मॉडल इन द यूएसए। ठीक है, अब यूएसए में जैसे जैसे गाड़ी, अभी पढ़ा ना, लोग क्या हो गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाना चालू कर दिए क्योंकि रोड बन गया, हाईवे बन गया, तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां, ज्यादा वो फ्यूल खाती थी, जिसकी वजह से ऑयल क्राइसिस देखने को मिला था अमेरिका में फर्स्ट टाइम इन 1973। ठीक है, अब वर्ल्ड वार के बाद जापान जैसी कंट्री जो थी, छोटी कंट्री जापान, बहुत छोटी है भाई, उस कंट्री में इवोल्यूशन हुआ इन टोयोटा, मैजेडा, मित्सुबिशी, सुजुकी जैसी कंपनी का, जिनका काम क्या था, छोटी गाड़ी, कम रेट, कम फ्यूल में ज्यादा माइलेज देने वाली कार्स वगैरह डिजाइन करने लगी, जिससे क्या हुआ, थोड़ा सा ऑयल क्राइसिस का जो लोड था वो क्या हुआ, मार्केट में कम हुआ। Now the modern automobile era focuses on standardization, platform sharing, computer aided design, की इनोवेशन लाइक एबीएस, एयर बैग, ट्रैक्शनल कंट्रोल, हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज वगैरह भी यूज करने लगे थे। ना कुछ माइलस्टोन मॉडल्स थे जिनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है मार्केट में। जैसे टोयोटा की बात करें, 1966 की बात करें, बेस्ट सेलिंग कार थी वर्ल्ड वाइड में और बहुत ज्यादा रियलेबल थी, मतलब सस्ती भी थी और कंपेटेबल थी और कम फ्यूल भी खाती थी, माइलेज अच्छा था। फिर रेंज रोवर की बात किया जाए, 1970 में फर्स्ट लग्जरी कार थी भाई, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थी रेंज रोवर, आज भी है। फिर मर्सिडीज बेंज की बात करें, इंट्रोड्यूस मेनी इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर देखने को मिला था फर्स्ट टाइम। फिर BMW 3 सीरीज की बात करें, कॉन्स्टेंटली रैंक्ड अमंग द बेस्ट सेडान कार में ये आने लगी थी। फिर होंडा एक्कॉर्ड की बात की जाए, 1977 के आसपास टॉप सेलिंग यूएस सेडान कार बन गई थी 1990s में। फिर डॉज एरीज या प्लायमूथ रेलेंट की बात करें तो सेव्ड क्रिस्लर सक्सेसफुल कॉम्पैक्ट के सीरीज में बहुत ही फेमस ये कार बनी थी। फिर क्रिस्लर मिनीवान्स की बात करें तो रिवोल्यूशनाइज्ड फैमिली ट्रांसपोर्ट कार थी। एलईडी टू एसयूवी क्रॉसओवर एरा जब चल रहा था उस टाइम पे फैमिली ट्रांसपोर्ट, मतलब अच्छे से 5-6-7 लोग आराम से बैठ के कम रेट में अच्छे माइलेज में आप घूम सकते थे। फिर रिनॉल्ट एस्पेस आया, फर्स्ट नॉन कमर्शियल एमपीवी आई, ठीक है। नाउ फिर फोर्ड आया, फोर्ड तारुस इंट्रोड्यूस फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, कैड इन यूएस, कैड ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम से डिजाइन करके बनाई गई है कार, ठीक है। फिर पोंटियाक ट्रांसपोर्ट कंपनी आई, अर्ली वन बॉक्स कार डिजाइन थी ये। फिर टोयोटा प्यूरियस आया, मोस्ट आइकॉनिक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की लॉन्च हो गई थी 1997 में, देख लो भाई। फिर फोर्ड फोकस 1998 में ग्लोबली सक्सेसफुल कॉम्पैक्ट हैचबैक नाम से जाना जाता था इस कार को। फिर टाटा नैनो 2008 में आया था, बजट फ्रेंडली इंडियन कार, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल था, मतलब 2008-10 के बारे में बात किया जाए तो मैं भी था उस एरा में। तो भाई 1,20,000 में अगर आपके पास है, मतलब आज के टाइम पे एक बाइक का रेट 1 लाख से नीचे कोई स्प्लेंडर प्लस भी नहीं मिलती है, ठीक है। उस टाइम पे 2008-10 के टाइम पे वही 1 लाख में आपको एक टाटा नैनो कार मिलती थी। कार का एक्सपीरियंस आप ले सकते थे 1.5 लाख रुपए के आसपास। फिर निसान लीफ या सेवलेट वोल्ट वगैरह आया, फर्स्ट मास प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार वगैरह 2010 के बाद से ही देखने को मिला था। तो ये कुछ
नए और मॉडल्स थे जिन्होंने काफी नए इतिहास रचे, माइलस्टोन बनाया था, जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपके साथ। ठीक है ना, आगे बात करते हैं इंडियन ऑटोमोबाइल सिनेरियो। इंडिया में फिर ऑटोमोबाइल के सिनेरियो उस टाइम पे क्या चल रहा था, इसको भी तो देखना पड़ेगा। तो यार अब अगर हम इंडियन ऑटोमोबाइल सिनेरियो की बात करें, वी शुड नो लुक at the automobile industry in India. It started with import of the car royal families. रॉयल जो फैमिलीज थे, जो अच्छे खासे पैसे वाले फैमिलीज थे, वो जब वो कार को इंपोर्ट करके विदेशों से इंडिया में लेकर आते थे, तो इंडिया के लोगों में भी क्या हुआ, उसका क्रेज आने लगा। परहैप्स द फर्स्ट कार इंपोर्टेड इन इंडिया वेयर 1920s में पहली कार इंडिया इंपोर्ट हुई थी विदेश से। ठीक है, नाउ फॉर मेनी इयर्स इंडिया डिड नॉट हैव एनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ऑफ इट्स ओन। बहुत सालों तक हमारे इंडिया के पास ना अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं था। ठीक है, हिंदुस्तान मोटर इज वन ऑफ द ओरिजिनल कार मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। ठीक है, हिंदुस्तान मोटर वो पहली कंपनी थी इंडिया की, मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से इंडिया में मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया था। 1942 की बात है, बाई MRBM बिरला द्वारा हिंदुस्तान मोटर कंपनी रखी गई इंडिया में। ठीक है, इट वाज अ लीडर इन कार सेल्स अंटिल द 1980s तक, व्हेन द इंडस्ट्री वाज ओपनड up for protection. It is the producer of the ambassador car, widely used as a taxi cab and as a government में use कर। This car is based on the Morris Oxford, a British car that dates back of 1954। मतलब 1954 में जो कार या ऐसे कहा जाए जो हमारी एम्बेसडर कार वगैरह आजकल कहां दिखती है यार, आजकल मतलब यही पुरानी कार से आज हम लोग पुरानी चीजों को बायकॉट करते जा रहे हैं। आने वाले टाइम पे क्या होने लगा, आजकल देखो ना पुरानी चीजें, ओल्ड इज गोल्ड, ये बात बिल्कुल सही है, ओल्ड इज गोल्ड है यार। आज देखो हम लोग कितना मॉडर्न हो गए हैं, बट आज भी कई लोग धीरे धीरे पुरानी चीज को क्या बोलते हैं अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज देखो ना कितना मॉडर्न टाइम हो गया है, वो अमिताभ बच्चन वाला ढीला सा जो कपड़ा पैंट पहनना, आज देखो आजकल ये जितने भी डांसर, ये कोरियोग्राफर आजकल ढीला आजकल पहनना चालू। भाई ये पुराने जमाने का स्टाइल जो बीच में लोग छोड़ दिए थे, अब फिर से वही चीज पकड़ना है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ओल्ड इज गोल्ड, है ना। तो यही सारी चीजें देखने को मिला था। तो जो हिंदुस्तान मोटर थी, एम्बेसडर कार वही बनाती थी अपने इंडिया में। ठीक है, काफी ज्यादा एम्बेसडर कार हमारे इंडिया में अच्छी तरीके से यूज हुआ। टैक्सी कैब मुंबई वगैरह में पीली कलर की टैक्सी कैब मूवीज वगैरह में देखती थी, अपन देखते थे। फिर जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज थी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आम नेता लोग भी इसी कार का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट और आते जाते थे। ठीक है, इसी एम्बेसडर कार है जिसको हिंदुस्तान मोटर ने बनाते थे अपने इंडिया में। ठीक है, नाउ अनदर इंडियन कंपनी प्रीमियर ऑटोमोबाइल जो कि 1944 में अपने इंडिया में आई। द कंपनी फर्स्ट लॉन्च प्रोडक्शन बाय द बिल्डिंग व्हीकल्स अंडर लाइसेंस फ्रॉम जॉर्ज एंड प्लाईमाउथ। तो लाइसेंस से लेकर ये कंपनी अपने इंडिया में बनी थी। 1951 की बात करें, द वैगन प्रोड्यूसिंग वर्जन ऑफ द फिएट 500 फॉर द इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में फिएट 500 का लॉन्च किया। दिस वाज फॉलोड बाय द फिएट 1100 इन 1954। ठीक है, तो ये हम देख सकते हो, ये फिएट 1100 जो था क्या बोलते हैं आरआर का, उनकी उस कंपनी का लाइसेंस लेकर जो प्रीमियर ऑटोमोबाइल थी, ये इंडिया में ये कार बनाना स्टार्ट की, जिसका नाम फिएट 1100 था। 1954 में ये कार काफी फेमस हुई। ठीक है, 1973 द प्रीमियर वाज यूज्ड ऑन देयर व्हीकल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। प्रीमियर प्रेसिडेंट वगैरह इसका यूज करते थे बेस्ड ऑन देयर फिएट 1100 एज अ प्रीमियर पद्मिनी। एम्बेसडर एंड द फिएट पद्मिनी वेयर द टू डोमिनेंट मॉडल ऑफ कार ऑफ द इंडिया रोड टिल 1983 तक। एम्बेसडर और ये जो फिएट की जो कार है ना, मार्केट में डोमिनेट कर रही थी। आगे बात करते हैं, इन 1983 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड मारुति उद्योग इन कोलैबोरेशन विद सुजुकी ऑफ जापान। जापान की एक कंपनी थी सुजुकी के साथ हमारे इंडिया मारुति उद्योग ने सुजुकी के साथ कोलैबोरेट करके मारुति का फर्स्ट मॉडल मारुति 800 लॉन्च किया, जो कि आज भी मारुति ऑल्टो 800 नाम से चलती है ना। तो काफी ज्यादा सक्सेस रहा। विद इन 5 to 6 ईयर ऑफ द कंपनी रीच द एनुअल प्रोडक्शन लेवल इन नियरली 1 लाख कार के आसपास पर ईयर ये डेवलप करना स्टार्ट कर दी थी। दे लॉन्च वेरियस मॉडल, जैसे मारुति 800 हो गया, जिप्सी हो गया, ओमनी वैन हो गया, एसटी हो गया, जेन बोलेनो, ये सब कार ये बनाना चालू की। और मार्केट में आप जानते हो ये रहा हमारा मारुति 800 जी, और जिप्सी हो गया, ये हमारी ओमनी हो गई। आज भी आप ये कार्स को रोड में देखते हो, भाई देख लो, इतना ज्यादा ये काम और इतना चीपेस्ट और अच्छा क्वालिटी काम करती थी, तो चलता था। ठीक है, नाउ इन जस्ट अ फ्यू ईयर द इंडियन मार्केट फॉर कार हैज बिकम हॉट स्पॉट ऑफ द ग्लोबल ऑटोमोटिव एक्टिविटी।
अब भाई इंडिया में इतनी पॉपुलेशन, सबके शौक निराले, ठीक है, तो जिस तरीके से मारुति सुजुकी ने इंडिया में क्रेज लाया, चीप कार्स, कम पेट्रोल में अच्छा माइलेज, तो इंडिया उस टाइम पे वर्ल्ड का बेस्ट और कहा जाए हॉटस्पॉट बन गया था, ग्लोबली हॉटस्पॉट बन गया था ऑटोमोबाइल सेक्टर में। एज वी सी, इंडियन ऑटो इंडस्ट्री स्टार्टेड विद इंपोर्ट ऑफ कार ऑफ 20s, then the first manufacturing started in 40s में स्टार्ट हुआ। with continued progress many Indian company जैसे मारुति हो गया, टाटा, महिंद्रा have become very big global name कमाए। now they are not merely manufacturing to European or American or Japanese design, but they are doing so with their own research and development capabilities। अब पहले ये कंपनीज क्या करती थी ना, इनके डिजाइन को थोड़ा सा पेटेंट खरीद कर अपने कार्स वगैरह में यूज करती थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इंडिया की ये जो कंपनीज थी ना, ये अपने खुद की डिजाइन एंड डेवलपमेंट करना, R&D स्टार्ट कर दी, जिससे अब ये खुद डिजाइन करने लगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट नैनो मॉडल वाज डेवलप्ड बाय टाटा मोटर्स। दिस इज द चीपेस्ट कार इन द वर्ल्ड विद ऑल द कन्वीनियंट एंड क्वालिटी फीचर्स इसमें देखने को मिला था। इंडिया इज नाउ आल्सो एक्सपोर्टिंग नियरली 12% ऑफ मैन्युफैक्चर कार टू यूरोप एंड यूएसए एंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। 12% कार आज भी इंडिया क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है, इन कारों को भेजती है। 12% मार्केट का 12% इंडिया के पास है एक्सपोर्ट, कार का एक्सपोर्ट करने वाले, अपनी कंट्री में कार बना के दूसरी जगह बेचती है, ठीक है। नाउ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबली। बहुत तेजी से ग्रो हुआ हमारा इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर। नाउ इंडियन पैसेंजर कार एंड कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन द 6th लार्जेस्ट। अब बात करें पैसेंजर कार की बात करें या कमर्शियल कार की बात करें, इंडिया में 6th लार्जेस्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड में। मैन्युफैक्चरिंग की बात किया जाए इन कार का, तो ये 6th नंबर पे हमारी आती है विद एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ मोर देन 3.7 मिलियन यूनिट्स के आसपास 2010 का डाटा है। नाउ अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट, इंडिया इज सेट टू ओवरटेक ब्राजील टू बिकम द 6th लार्जेस्ट पैसेंजर एंड व्हीकल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। लो भाई, ब्राजील को पिछाड़ कर इंडिया 6th लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल प्रोड्यूसर बन चुका है। नाउ ग्रोइंग 16-18% टू सेल अराउंड 3 मिलियन यूनिट इन द कोर्स ऑफ 2011 से 12 के आसपास। इन 2009 इंडिया इमर्ज एज एशिया 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द पैसेंजर कार का। इंडिया 4th लार्जेस्ट कंट्री बन गया कार को, पैसेंजर कार को एक्सपोर्ट करने में, इंडिया में बना के बाहर बेचना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर जापान, साउथ कोरिया एंड द थाईलैंड एंड इन 2010 इंडिया बिकम एशिया 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ द पैसेंजर कार आफ्टर जापान एंड साउथ कोरिया। देखो भाई, इतनी तेजी से डेवलप की। नाउ द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज बेस्ड अराउंड 3 क्लस्टर इन द साउथ। और अपने इंडिया की बात करें तो अपने इंडिया में मेजरली 3 क्लस्टर एरियाज है जहां पे सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर बूम करती है। द साउथर्न क्लस्टर की बात करें जैसे चेन्नई, क्या चेन्नई में बिगेस्ट विद 40% रेवेन्यू जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर का यहीं से आता है। फिर वेस्टर्न हब की बात करें तो महाराष्ट्र एरिया हो गया जहां पे 33% ऑटोमोबाइल के मार्केट वहां से आता है ना। एंड नॉर्दर्न क्लस्टर की बात करें तो हरियाणा में 32% के आसपास मार्केट का हरियाणा ने जमा रखा है ऑटोमोबाइल सेक्टर का। अब हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ड्यूटरेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, विद द इंडियन ऑपरेशन ऑफ फोर्ड, ह्यूंडई, रेनॉल्ट, निशान के हेडक्वार्टर्स है इन सिटीज में। BMW हैविंग एन असेंबली प्लांट ऑन द आउटस्कर्ट, चेन्नई अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ कंट्री ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट। बोलो भाई, इंडिया का 60% ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट चेन्नई से ही होता है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आकर यहाँ पे बैठी हुई है ना। गुड़गांव की बात करें एंड मनेसर इन हरियाणा फॉर द नॉर्थर्न क्लस्टर की बात किया जाए, वे द कंट्री लार्जेस्ट कार्स मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मारुति सुजुकी यहाँ पे बैठी हुई है गुजरात एरिया में, गुड़गांव एरिया में, जहां से ये ऑपरेट करती है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोला जाता है इनको, ठीक है। वहीं पर द चाकन, महाराष्ट्र पुणे में चाकन एरिया है जहां पे महाराष्ट्र का ये महाराष्ट्र में पुणे जो आता है उसमें एक चाकन एरिया है, वहां पे जो वेस्टर्न क्लस्टर जो कंपनी बूम कर रही है, यहाँ पे जनरल मोटर्स, वॉक्सवैगन, स्कोडा, महिंद्रा, टाटा मोटर बहुत फेमस है पुणे में भाई, भगवान मानते हैं टाटा मोटर्स को यहाँ के लोग। मर्सिडीज बेंज, लैंड रोवर्स, फिएट, फोर्स मोटर हैविंग असेंबली प्लांट इनके बैठ यहाँ पे लगे हुए हैं। लार्ज अमाउंट में कार को मैन्युफैक्चर करके यहाँ से भेजा जाता है। औरंगाबाद की बात करें विद ऑडी, स्कोडा, वॉक्सवैगन आल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न क्लस्टर। औरंगाबाद भी वेस्टर्न में आता है, यहाँ से भी ऑडी, स्कोडा, वॉक्सवैगन जैसी कंपनी भी यहाँ भी बैठी हुई है जहां से चीजों को ऑपरेट कर रही है। अनदर इमर्जिंग क्लस्टर इन द स्टेट ऑफ गुजरात विथ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ जनरल मोटर इन हलोल, है ना, कालोल होगा या हलोल नहीं होता, कालोल जगह है गुजरात में, अहमदाबाद से 60 किलोमीटर दूर कालोल नाम का एक जगह है,
वहां पे ना टाटा मोटर्स, जेवीएम जैसी कंपनी है, और बात किया जाए फोर्ड, मारुति सुजुकी, पियोजेट, सिट्रोन जैसे प्लांट्स लगे हुए हैं गुजरात में। ये एक इमर्जिंग क्लस्टर है जहां से देखा गया कि यहां से भी काफी अमाउंट में कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और मार्केट में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, फिर हम बात करें कोलकाता की, बात करें तो कोलकाता में हिंदुस्तान मोटर्स हो गया, नोएडा में होंडा की बात करें, बेंगलोर में टोयोटा हो गया, और सम ऑफ द अदर ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग रीजन अराउंड द कंट्री। तो ये कुछ कंपनीज भी है, जैसे वेस्ट बंगाल में हो गई हमारी हिंदुस्तान मोटर्स, नोएडा में हो गई हमारी होंडा बहुत फेमस है, फिर बेंगलोर में हमारी टोयोटा बहुत फेमस है। तो ये कुछ कंपनीज जो अपने अपने रीजन में बहुत ज्यादा फेमस है। तो बस यही था यार पूरे का पूरा हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑटोमोबाइल। आई होप आप वीडियो को एंजॉय किए होगे, थोड़ा सा लेंदी था बट ठीक था यार, मजा आया। आई होप एंजॉय किए होगे। तो लाइक कर दो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ कि यार ऑटोमोबाइल पढ़ाने वाला भी कोई आ चुका है यूट्यूब पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।